हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपने सॉलिड स्टेट का फर्स्ट जो चरण अपन ने लिया था पार्ट 1 वो आपने देखा होगा और आपको बहुत ही आसान तरीके से उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी और आपको समझ में आया होगा। वो अपन ने लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड जो अपन था वो उस टॉपिक के अंदर सारा कंप्लीट या कवर नहीं हो पाया था, तो उसके अंदर जो बचा हुआ था वो इसके अंदर एक तो बचा हुआ था अपने पास में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर जो बचा हुआ टॉपिक था वो था धात्विक ठोस। धात्विक ठोस या मेटालिक सॉलिड। धात्विक ठोस मेटालिक सॉलिड क्या होता है? तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मेटालिक सॉलिड्स का मतलब है कि ऐसे सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल होते हैं। सॉलिड ऐसा जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर हिंदी में अपन कहें कि जिसके अवयवी कण, जिनके अवयवी कण होते हैं, वो अवयवी कण यदि धातु होते हैं, अवयवी कण धातु होते हैं, तो ऐसे ठोस को क्या बोला जाएगा? धात्विक ठोस। और इनके मध्य बंध कौन सा होता है? इनके मध्य जो बंध होता है वो बंध भी कौन सा होता है? धात्विक बंध होता है, यानी कि धातुएं परमाणुओं के बीच में धात्विक बंध होता है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन होगी कि धात्विक ठोस कैसे होते हैं? वे ठोस जिनके अवयवी कण धातु होते हैं और जिनके मध्य धात्विक बंध होता है वे धात्विक ठोस या मेटेलिक सॉलिड्स कहलाते हैं। ए सॉलिड इन विच द constituent particles are the metal and which are the bonded by the metallic bond are known as the metallic solid। ये हो गए। अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनकी विशेषताओं में सबसे पहली बात तो ये होते हैं कि इनको पीटने पर ये फैल जाते हैं, आघात करने पर ये बढ़ जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है आघात वर्धनीय। यानी कि मारने पर या पीटने पर इनको चद्दर के नुमा फैलाया जा सकता है, इनकी चद्दर बनाई जा सकती है, पत्रे जिनको बोला जाता है, या चद्दर जो होती है लंबी सीट होती है वो बनाई जा सकती है। तो ये आघात वर्धनीय होती है। दूसरी बात है इनकी कि ये तन्य होते हैं। तन्य का मतलब है इनको खींच करके इनके तार बनाए जा सकते हैं, इसलिए तन्य होते हैं। तीसरी बात होती है ये चालक होते हैं। किसके? विद्युत धारा के और ऊष्मा के, दोनों की। ये विद्युत धारा और ऊष्मा दोनों के ही चालक होते हैं। विद्युत धारा और ऊष्मा दोनों के ही चालक होते हैं। चौथी बात कहें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं और इनमें धात्विक चमक होती है, यानी कि इनकी ताजी कटी हुई सतह होती है वो चमकदार होती है, चमकती है, तो इनमें धात्विक चमक होती है। और एक बात है कि इनको पीटने पर ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये इनकी मुख्य विशेषताएं हो गई मेटेलिक सॉलिड की। वापस देखिए, मेटेलिक सॉलिड जो धातु से बना होता है, इनमें धात्विक बंध होता है, आघात वर्धनीय होता है, पीट करके चद्दर बनाई जा सकती है, तन्य होता है यानी कि इनके तार निर्माण किए जा सकते हैं खींच करके। ये विद्युत धारा के और ऊष्मा के चालक होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं। इनमें धात्विक चमक होती है और ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं पीटने पर। तो ये इनकी धात्विक ठोसों की विशेषता होगी। अब अपन दूसरे प्रकार के ठोसों की जो विशेषता है वो ले रहे हैं, और वो विशेषता अपन दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन ले रहे हैं सॉलिड का। अब अपन लेंगे क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल से अपन लेते हैं। तो यहाँ पर ये इन दोनों के अंदर कुल मिला के अपने को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर कंपैरिजन देखना है। तो अपन कंपैरिजन कितने देखेंगे? बोर्ड एग्जाम के अंदर कंपैरिजन 4 से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो अपन 4 कंपैरिजन देखेंगे और इनका एग्जाम्पल देखेंगे। आपको कम याद रखना है, यानी कि गुणवत्तापूर्ण बातें आपको याद रखनी है, कम याद रखनी है, लेकिन याद प्रत्येक टॉपिक रखना जरूरी है। तो अब अपन लेते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। इधर मैं लेता हूं क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में इनको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरी साइड में मैं लेता हूं अक्रिस्टलीय ठोस,
अक्रिस्टलीय ठोस, इसको बोला जाता है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड। तो ये हो गया क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसमें अपन 4 अंतर देख लेते हैं। मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं, आप इसके अंदर व 3 याद रखिए। 3 व क्या है? सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस की क्या होती है? इसमें निश्चित व्यवस्था होती है। व का मतलब यहाँ पर व्यवस्था से, निश्चित व्यवस्था या निश्चित ज्यामिति होती है। इसके जो अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, यानी कि रेगुलर रेंज ऑफ यूनिट सेल होती है। यूनिट सेल होती है और वो यूनिट सेल एक रेगुलर रेंज के अंदर जमी होती है, लार्ज रेंज अरेंजमेंट होता है। जबकि यहाँ पर निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। बस जहाँ व्यवस्था होती है उसकी जगह इधर की साइड में आप लिख लें, निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है। दूसरी इसकी बात है, व का मतलब है ये विषमदेशिक होते हैं। ये विषमदेशिक होते हैं, विषमदेशिक होते हैं। जबकि इधर की साइड में इसका विषमदेशिक का अपोजिट होता है, जिसको बोला जाता है समदेशिक। तो ये होते हैं वो समदेशिक होते हैं। वो विषमदेशिक होते हैं, ये समदेशिक होते हैं। विषमदेशिक और समदेशिक क्या है? विषमदेशिक का मतलब है किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को अलग अलग दिशाओं से मापा जाए और उसका परिणाम अलग प्राप्त हो जाए, तो इसको बोलते हैं विषमदेशिकता। जैसे अपवर्तनांक, प्रतिरोध, चालकता, आघातवर्धनीयता या फिर उसकी सामर्थ्यता, इन सारी चीज़ों को अपन अलग अलग दिशाओं से मापें और अलग अलग दिशाओं से मापने पर उनके परिणाम या रिजल्ट अपने को अलग अलग प्राप्त हो, तो इसको बोला जाता है विषमदेशिकता। विषम का मतलब अलग, देशिक का मतलब दिशाओं से प्राप्त होने वाले गुण। अलग अलग दिशाओं से अलग अलग गुण प्राप्त होते हैं या अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होते हैं, तो इसको विषमदेशिकता कहा जाता है। तो ये तो होते हैं विषमदेशिक, ठीक है। और ये होते हैं समदेशिक। यहाँ समदेशिक का मतलब है कि भिन्न भिन्न दिशाओं से जब किसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी का मापन किया जाता है तो उसके रिजल्ट सेम प्राप्त होते हैं, यानी कि सभी दिशाओं से समान रिजल्ट प्राप्त होना समदेशिकता, सभी दिशाओं से अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होना विषमदेशिकता कहलाता है। अगला व का मतलब है ये वास्तविक ठोस होते हैं। आपके 3 तो अंतर हो ही गए, वास्तविक ठोस होते हैं। जबकि ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है आभासी ठोस। आभासी ठोस यानी कि स्यूडो सॉलिड्स। आभासी ठोस, स्यूडो सॉलिड, या इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको बोला जाता है अतिशीतित द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड। अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव बोला जाता है या आभासी ठोस बोला जाता है, जबकि इनको वास्तविक ठोस बोला जाता है। एक और बात कर लेते हैं टेम्परेचर की या मेल्टिंग पॉइंट की। तो ये निश्चित तापमान पर पिघलते हैं, निश्चित ताप पर पिघलते हैं या मेल्ट होते हैं। ठीक है। तो यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। जैसे अपन ने कह दिया कि आयरन है उसका 1530 पर या 38 समथिंग है, टंगस्टन है उनका 3800 या 3300 तक है, तो फिर पर्टिकुलर जो भी होगा वो फिक्स रहेगा, एक रेंज के रूप में प्राप्त नहीं होता है। जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ताप की परास में होता है। ताप की परास का मतलब है कि 450 से 500 हो गया या 500 से 600 हो गया, तो इस प्रकार से एक ताप की रेंज में प्राप्त होता है, जबकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक मेटल है, ए नाम से ले लिया अपन, एक मेटल है ए है, इसका टेम्परेचर जैसे यहाँ ये क्रिस्टलीय प्रकार की है तो इसका 600 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और यदि कोई सॉलिड है वो अक्रिस्टलीय प्रकार का है तो और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट अपन ज्ञात करेंगे तो वो हो सकता है 650 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 850 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 750 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक पास एक रेंज में होता है, जबकि इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। अब अपन इसके ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से होते हैं वो वास्तविक ठोस है, सॉरी क्रिस्टलीय ठोस है, और कौन से हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस हैं। इनके एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस की अपन बात करें तो मैं जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, NaCl है,
KCl है या कॉपर सल्फेट है या जिंक सल्फाइड है ZnS। इस प्रकार से कुछ ये जो यौगिक है या फिर सॉलिड है, ये सॉलिड होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। इनमें ये प्रॉपर्टीज रहती है। वेयर एज अक्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, इनके क्या एग्जाम्पल है? इनका एग्जाम्पल रबड़, कांच, ग्लास या फिर बहुलक, कोई भी जो बहुलक होते हैं, ये बहुलक, ये इनके एग्जाम्पल रह गए अक्रिस्टलीय ठोस के। अब यहाँ से जो बोर्ड एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट बात है, बोर्ड एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट बात, तो पहली बात तो इनमें खुद में कंपैरिजन, 4 कंपैरिजन, या फिर 1 नंबर का प्रश्न आए तो 2 कंपैरिजन, या 2 नंबर का प्रश्न आए तो 4 कंपैरिजन अपने को विद एग्जाम्पल लिखने होते हैं। तो 4 कंपैरिजन हो गए। इधर की साइड में 3 व याद रखें, व्यवस्थित होते हैं, विषमदेशिक होते हैं, वास्तविक होते हैं, निश्चित तापमान पर पिघलते हैं। इधर की साइड में वो आपको याद रह गए, तो इधर इनका उल्टा करना है, व्यवस्थित नहीं होते, यानी अव्यवस्थित होते हैं। समदेशिक का उल्टा, ये वो विषमदेशिक है, ये समदेशिक होते हैं। वो वास्तविक ठोस होते हैं, ये अवास्तविक ठोस होते हैं या आभासी ठोस होते हैं। अतिशीतित द्रव कहा जाता है, वो निश्चित तापमान पर पिघलते हैं, ये तापमान की प्रास में पिघलते हैं। एक तो ये अपने आप में प्रश्न हो गया कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अंतर। दूसरा प्रश्न ये है, बोर्ड एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ है कई बार, ये अतिशीतित द्रव के बारे में। तो मैं एक बार अलग से, ये आपने लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। मैं आपको अगला जो प्रश्न इसमें से ही पूछा जाता है उसके बारे में जिक्र करता हूँ। अगला जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, एक। और दूसरा यहीं से पूछा हुआ है कि पुरानी इमारतों के अंदर खिड़कियों में लगे हुए शीशे ऊपर से पतले जबकि नीचे से मोटे क्यों होते हैं। ये एक ही बात है और इस बात को 2 तरीके से पूछा हुआ है। ये क्या है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। कांच को अपन अतिशीतित द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि कांच है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण, अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम सुपर कोल्ड लिक्विड है और उनमें बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या आया हुआ है क्वेश्चन कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि पुरानी इमारतों में खिड़कियों के कांच ऊपर से पतले व नीचे से मोटे क्यों होते हैं, नीचे से मोटे क्यों होते हैं। ये प्रश्न 2 प्रश्न हैं, एक ही चीज है, ये 2 अलग अलग तरीकों से पूछी हुई है। तो कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, क्योंकि कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है और इनमें बहने का गुण पाया जाता है। बहने का गुण का मतलब है कि ये कण यहाँ पर है तो धीरे धीरे कई सालों बाद में ऊपर से धीरे धीरे बहता हुआ नीचे की तरफ आएगा, और यही कारण है कि ऊपर से पतला होने का। जैसे कांच है, इस कांच को लेकर के ऐसे रख लिया अपन ने, तो ये कांच क्या होगा, धीरे धीरे, फॉर एग्जाम्पल ये कांच है, तो कांच को कई सालों तक जैसे रख लिया तो ये कांच के कण यहाँ से बहते हुए धीरे धीरे कांच के कण नीचे आएंगे, और ये कांच के कण जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो नीचे का हिस्सा होगा वो मोटा हो जाएगा और ऊपर का हिस्सा पतला हो गया। तो इस बात को क्या कहा गया, कांच के कणों में बहने का गुण होता है। इसके कारण कई वर्षों बाद में इसके कांच जो खिड़कियों में लगे होते हैं ऊपर से पतले हो जाते हैं, नीचे से मोटे हो जाते हैं। तो ये बात दोनों में ही सेम अंतर हुई कि कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है, ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है। सिंपल सा आपको लिखना है। पुरानी इमारतों में कांच ऊपर से पतले क्यों होते हैं, क्योंकि कांच में बहने का गुण होता है, इसलिए कण धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, इसलिए कांच नीचे से मोटा हो जाता है और ऊपर से पतला हो जाता है। ये बात, ये 2 बात तो ये पूछी जाती। तीसरी बात यहाँ से आज जो अपन ने टॉपिक लिया, इस टॉपिक में से तीसरी बात पूछी जाती है अपने आप में कि समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या है। समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या होती है, इसके बारे में अपन बात करें। आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी क्या है, मैं यहां लिखता हूं समदैशिकता
समदेशिकता क्या है और दूसरी साइड में विषमदेशिकता क्या है। समदेशिकता और विषमदेशिकता। आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये बात करें। ये भी अपने आप में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि समदेशिकता और विषमदेशिकता क्या होती है। जैसे मैंने कोई कोई भी ठोस है और इस ठोस के अंदर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी ज्ञात करनी मुझे। उस फिजिकल प्रॉपर्टी को मैंने इस दिशा से ज्ञात किया, उस फिजिकल प्रॉपर्टी को मैंने इस दिशा से ज्ञात किया, उस फिजिकल प्रॉपर्टी को मैंने इस दिशा से ज्ञात किया और इस फिजिकल प्रॉपर्टी को मैंने इस दिशा से ज्ञात किया। अलग अलग दिशाओं से ज्ञात किया, यानी कितने तरीके से ज्ञात किया मैंने 1 2 3 और 4 अलग अलग डायरेक्शन ली। 4 अलग अलग डायरेक्शन से मैंने किसी भी एक भौतिक गुण को नापा और मुझे हर बार यानी चारों बार परिणाम समान प्राप्त हुआ, तो इसको बोला जाता है समदेशिकता। हर दिशा के अंदर सम यानी समान रिजल्ट मिला, इसको बोला जाता है समदेशिकता। यानी कि किसी भी भौतिक गुण को, जैसे अपवर्तनांक है या प्रतिरोधकता है या उस क्रिस्टल का सामर्थ्य है, इसको भिन्न भिन्न दिशाओं से नापने पर परिणाम समान प्राप्त हो तो इसको समदेशिक कहा जाता है। आपको वर्ड से याद रह जाएगा, समदेशिक प्रत्येक दिशा में समान रिजल्ट मिलना, विषमदेशिक प्रत्येक दिशा में विषम रिजल्ट प्राप्त होना। सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, एक कोई क्रिस्टल है, मैं इस क्रिस्टल की कोई भी भौतिक गुण है उन भौतिक गुणों को नापता हूँ। एक बार मैंने भौतिक गुण इधर से मेजर किया, एक बार भौतिक गुण इधर से मेजर किया, एक बार भौतिक गुण इधर से मेजर किया, एक बार भौतिक गुण इधर से मेजर किया। अब की बार भी मेजरमेंट मैंने 4 किए, ये 1 2 3 4 मेजरमेंट प्राप्त किए और मुझे रिजल्ट कितने मिले। यहाँ पर मैंने 4 टाइप से मेजरमेंट किया और मुझे रिजल्ट भी 4 मिले। यहाँ मैंने 4 टाइप से मेजरमेंट किया बट मुझे रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मुझे हर बार सेम मिला, यानी एक ही मिला। मुझे 4 बार इस कोई भी एक भौतिक राशि को मैंने 4 बार नापा है और चारों बार मुझे परिणाम सेम प्राप्त हुआ है, यानी एक ही प्राप्त हुआ है, कोई अलग अलग प्राप्त नहीं हुई। जबकि यहाँ पर मैंने 4 अलग अलग दिशाओं से एक ही भौतिक राशि का परिणाम जानना चाहा तो मुझे चारों बार इसका रिजल्ट है वो अलग अलग मिला, यानी कि 4 बार नापा तो 4 रिजल्ट मिल गए। तो इसको बोला जाता है विषमदेशिकता, यानी कि विषम का मतलब अलग और दिशा का मतलब दिशा आप जानते हैं। तो अलग अलग दिशाओं से जब गुण या किसी भी गुण का परिणाम अलग अलग प्राप्त हो जाए तो इसको विषमदेशिक, और जब समान परिणाम प्राप्त हो तो समदेशिक। सिंपल वर्ड से नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि समदेशिकता और विषमदेशिकता क्या है। तो आप इसको कंपैरिजन के रूप में याद रखेंगे। बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से डिस्टिंक्शन मार्क्स लाए जा सकते हैं, अधिक से अधिक मार्क लाए जा सकते हैं, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, हाउ टू गेट डिस्टिंक्शन मार्क्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किस प्रकार से आप हैं वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उनके अंदर एक ये प्रकार बताया है मैंने कि कंपैरिजन जितने भी है सिलेबस में उसको लिख के रखें और उनको अच्छी तरीके से याद रख लें, और कंपैरिजन ज़्यादा से ज़्यादा 4 लिखें और 4 संभव हो तो, और 4 जैसे इसमें 4 संभव नहीं है तो अपन 4 नहीं लिखेंगे, लेकिन 4 से ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैसे अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं वो भी उस वीडियो के अंदर देखिएगा। आज के टॉपिक अपने पास में इतने ही है। आपको ये सारी चीज़ बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आई होगी और केमिस्ट्री के प्रत्येक टॉपिक को शुरू से लेकर के एंड तक आपको सिंपल तरीके से समझाया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहें, और बने रहने के लिए ज़रूरी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जो भी कंटेंट मैंने दिया है, वीडियो है, इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हैं और VSEPR थ्योरी से संबंधित है, और भी वीडियो डाले हुए हैं, उन वीडियो को भी देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। बहुत ही सिंपल वे से और एकदम सरल और रोचक तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल से जुड़ने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू।